नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है जहां दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम रेखा गुप्ता की बढ़ाई गई है सुरक्षा। और इसके साथ ही बता दें कि कल हमले के बाद अब उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही केंद्र ने सीएम को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। हमले की वजह से ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम ने फिर लगाया जनता दरबार। आरोपी राजेश खिमजी को 5 दिन की रिमांड पर रखा गया है। इस वक्त बड़ी खबर है जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर आज से एक बार फिर से जन सुनवाई के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि कल जन सुनवाई के दौरान उन पर हमला करने के वाले राजेश खिमजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की है ताकि आगे कोई भी ऐसी चूक देखने को ना मिले। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है जहां बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कल जनता सुनवाई के दौरान हमला होने के बाद अब उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जेड श्रेणी उनको प्रदान की गई है ताकि आगे चल के ऐसी कोई भी चूक ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि आज फिर से जनता दरबार लगाया गया है जहां सीएम लोगों की समस्याएं सुन रही हैं और इसके साथ ही लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि अब उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि ऐसी कोई भी वारदात अब देखने को ना मिले। और इसके साथ ही बता दें कि कल किए गए आरोपी जिसने हमला किया उसको 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही बता दें कि जेड श्रेणी उनको प्रदान की गई है ताकि आगे कोई भी ऐसी चूक या हमला देखने को ना मिले। और इसके साथ ही बता दें कि कल हुए हमले के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि आगे कोई भी ऐसी चूक देखने को ना मिले। और इसके साथ ही बता दें कि आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इसी खबर पर रुक करेंगे पूर्व एसीपी वेद भूषण शर्मा जी का। वेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। वेद जी, जिस तरह से कल हमला हुआ ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि सुरक्षा दिल्ली की सीएम पे सुरक्षा इतनी सीएम पे सुरक्षा होती है और उसके बाद इस तरह का हमला हो जाना कई ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आता है। देखिए वर्षा, ये पब्लिक डेजिग्नेटरीज है, बड़ी हस्तियां हैं और इससे पहले भी इस तरह के अटैक होते रहे क्योंकि ये पब्लिक के अंदर चले जाते हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स को इनको तोड़ना होता है, मजबूरी होती है क्योंकि पब्लिक के बीच में इनको घुलना मिलना होता है। तो इसलिए इनकी खतरा हो जाता है इनकी सिक्योरिटी को। इससे पहले जगन मोहन रेड्डी सीएम थे आंध्रा के, उनके ऊपर चाकू से अटैक हुआ। महात्मा गांधी, राजीव गांधी और बहुत सारी हस्तियां, केजरीवाल, इनके ऊपर इस तरह से अटैक पब्लिकली होते रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा ट्रंप के ऊपर भी किस तरह से इलेक्शन के दौरान में अटैक हुए। तो ये चूंकि पब्लिक फिगर है, पब्लिक के बीच में इनको जाना होता है। सीएम जो रेखा है वो जन सुनवाई में वहां को आम गार्ड तो लेकर जाएंगे नहीं, तो जन सुनवाई में तो जनता की सुनवाई है। तो उस दरबार के अंदर वो एक मेंटली विक्षिप्त एक अपराधी किस्म का अपराधी जिसको दिल्ली पुलिस ने अभी अरेस्ट किया है और पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। और उसका ऐतिहासिक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी निकल कर आ रहा है और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इसके अलावा जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो तैयारी की जा रही है कि सीएम को दी जाए क्योंकि उनको खतरा है कि आगे भी इस तरह की चीज रिपीट ना हो। हिंदुस्तान की राजधानी की वो सीएम है और उनको पब्लिक के साथ में बीच में रहना उनको एक पसंद है। और ये तमाम चीजें जेड कैटेगरी के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव एक पुलिस फोर्स बनती है, पूरा एक ग्रुप बनता है जिसमें 22 पुलिसमैन होते हैं, जिसमें नॉर्मली 5 एनएसजी के कमांडो हैं जो पलक झपकते ही एक्शन में आ जाते हैं। तो जैसे जिस तरह कल ये इंसिडेंट हुआ, यदि शायद ये जेड कैटेगरी होती तो जो कमांडो थे तुरंत उसको कुछ हाथ बढ़ाने से पहले ही उसको चेक कर लेते, अरेस्ट कर लेते। तो इसलिए जरूरी था कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। उनको जब एस्कॉर्ट पायलट होते हैं, जब वो जाएंगी रास्ते में, तब भी उनको पायलट और एस्कॉर्ट की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। राउंड द क्लॉक की सिक्योरिटी होती है। जेड प्लस सिक्योरिटी बड़ी अहम मायने रखती है। नॉर्मली 22 पुलिस ऑफिसर्स एट ए टाइम ड्यूटी पर उनके साथ रहेंगे और क्योंकि दिल्ली में उनको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर तमाम जो बड़े बड़े फंक्शंस के अंदर उनको जाना होता है, तो राउंड द क्लॉक एक सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी करना एक स्टेट की जिम्मेदारी है। इसलिए जेड जो कैटेगरी है इसलिए उनको लगाया गया है या उसकी डिमांड की गई है। ये एक तरीका है, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट है और रॉ एक डिपार्टमेंट है, वो अपनी रिपोर्ट देते हैं कि किस संस्था को, किस आदमी को
जस्टिस को, बड़ी बड़ी वीआईपीज को, इवन फिल्मी इंडस्ट्रीज में जो जो रिस्क होते हैं, जिनकी जान को खतरा होता है, उनको इस तरह की सिक्योरिटी पहले भी प्रोवाइड की जाती रही है। तो उम्मीद है कि जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड होने के बाद में उनका सुरक्षा कवच और मजबूत हो जाएगा और आगे इस तरह के इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। रेखा गुप्ता या किसी के साथ में, ये स्टेट की या गवर्नमेंट की या भारत सरकार की जिम्मेदारी है। उसी क्रम के अंदर जेड कैटेगरी की सुरक्षा की डिमांड की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जय श्रेणी की सुविधा उनको प्रदान की जा रही है, लेकिन वहीं ना वहीं जिस तरह से आपने बताया कि हमले लगातार होते, केजरीवाल पे भी हमला हुआ था और अब सीएम रेखा गुप्ता पे हमला, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़ी चूक है कि सीएमओ पे इस तरह के हमले होना और उसके बाद भी कोई ऐसी कोई कार्रवाई ना करना, और जब हमलों की खबर आती है तो उसके बाद जय श्रेणी प्रदान कर देना। लेकिन अगर जय श्रेणी प्रदान नहीं की गई, उससे पहले इस तरह की सुविधा और सुरक्षा क्यों नहीं रखी जाती है ताकि इस तरह के हमले ना हो? देखिए, ये असेसमेंट किया जाता है, इसमें बाकायदा होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो असेसमेंट करते हैं। हर एक आदमी को, हर एक पॉलिटिशियन को, हर एक सीएम को जेड कैटेगरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि असेसमेंट किया जा सकता है। क्योंकि अब आप केवल दिल्ली इंडिया को ही ना देखें, पूरे वर्ल्ड में देखें कि जो इस तरह की फिगर्स हैं, उनके ऊपर अटैक हुए हैं, इवन उनके मर्डर हो गए। यहाँ से लेके अमेरिका और तमाम यूरोप, जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं, वहाँ इस तरह की संभावना बनी रहती है। कोशिश की जाती है कि सुरक्षा प्रदान की जाए, फिर भी इस तरह की दोबारा हादसा ना हो, इसकी कोई गारंटी इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो बहुत सी चीजें भगवान के हवाले है, तो कोशिश की जाती है किसी की जान को खतरा ना हो, चाहे वो सीएम हो, एक आम आदमी हो। यदि एक आम आदमी की भी जान को खतरा होता है तो सरकार चाहे तो उसको भी जेड कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो इसलिए चीज को आपके दर्शकों को बताऊं कि आप ये मान के ना चलें कि कोई लास्ट अटैक हिंदुस्तान में जेड कैटेगरी के बाद भी अटैक होने की संभावना होती है। आपने देखा इंदिरा गांधी की सुरक्षा में जो पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के लोग लगे हुए थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया। तो इसलिए इसके लिए तमाम प्रिकॉशन, सावधानियां बरती जा सकती हैं, पर फुल प्रूफ आप कहें कि 100% अब कोई भी वर्ल्ड के अंदर जो बड़े वीआईपी लोग हैं उनको 100% सुरक्षा प्रदान कोई भी दुनिया की फोर्स, दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस नहीं, पूरे दुनिया की फोर्स ऐसी सुरक्षा प्रदान कर देगी तो शायद संभव नहीं है। कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में भी हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी देखते हैं किस तरह से आगे गतिविधियां होती हैं इस मामले के अंदर। ठीक है वेद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि संविधान संशोधन बिल पर बड़ी खबर सामने आई है। आज राज्यसभा में पेश होगा बिल। कल लोकसभा में पेश हुआ था बिल। कल लोकसभा में बता दें कि बिल पेश होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको बिल को पेश किया है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि संविधान संशोधन बिल आज पेश होगा राज्यसभा में। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सत्र के खत्म होने से पहले 3 अहम बिल लोकसभा में पेश किए। इनमें से एक है, बता दें, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जो कल लोकसभा में पेश हुआ। बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने हंगामा काट दिया, तो वहीं ये बिल आज राज्यसभा में भी पेश होगा। इस बिल में केंद्र और राज्य के उन मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में कम से कम 30 दिनों के लिए हिरासत में रहे हों या फिर गिरफ्तार किए गए हों। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि आज बिल पास होगा राज्यसभा में। कल बिल को बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पास किया गया था, जहां बता दें कि अब कोई भी मंत्री या नेता 30 दिन से ज्यादा गिरफ्तार या कोई भी शिकायत देखने को, और उसके बाद बता दें कि अपने पद को छोड़ना होगा। और इसके साथ ही बता दें कि कल लोकसभा में यह बिल पेश हुआ था और आज इसके साथ ही राज्यसभा में पेश होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जो आप बता दें कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में बिल को पेश किया गया और आज इसके साथ ही बता दें कि राज्यसभा में भी ये बिल पेश होगा। और इसके साथ ही बता दें कि कल ये पेश किया गया बिल और आज एक बार, और इसके साथ ही बता दें कि राज्यसभा में भी पेश होगा, जहां बता दें कि कोई भी मंत्री अगर 30 दिन से ज्यादा गिरफ्तारी या कोई भी अपराध के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो अपने पद को छोड़ना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि कल लोकसभा में पास हुआ बिल आज राज्यसभा में भी पेश होगा। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को कल लोकसभा में पास किया था और आज बता दें कि राज्यसभा में पास होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बिल को कल लोकसभा में पेश किया गया और इसके साथ ही बता दें कि आज राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा।
इसी खबर पर रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत का। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी में। पीयूष जी, जिस तरह से कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया, आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, आप इस बिल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कल तो इसको लोकसभा में हंगामा हुआ तो उसको जो है सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। तो मुझे लगता है अब शायद जब कमेटी के पास गया है तो राज्यसभा में उसके बाद ही आना चाहिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, ये देखना होगा, क्योंकि प्रोसीजर वही है एक तरीके, क्योंकि एक बार चला गया तो सेलेक्ट कमेटी जब देखेगी, जो फाइनल जो ड्राफ्ट आएगा फिर उसको ही जो है फिर लोकसभा में पेश होगा और उसके बाद राज्यसभा में पेश होगा। तो लेकिन अगर ऐसा होता है तो वही कहना हंगामा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि एक डाइवर्जन वाली प्रैक्टिस भी मुझे दिखाई देती है, जिस तरह से सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेके, और प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके भी जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जो इंडिया गठबंधन ने जिस तरह कैंडिडेट दिया है जस्टिस रेड्डी, तो वो तमाम खबरें हैं उनको कहीं न कहीं दबाने डाइवर्ट करने के लिए भी ये जिस तरह का, क्योंकि जिस तरह से जल्दबाजी में फिर जो है कि गृह मंत्री जी ने उसको जो है जब मांग उठी और वो वॉइस वोट से उसको सेलेक्ट कमेटी के लिए, पार्लियामेंट कमेटी के लिए भेज दिया गया है। तो मुझे लगता है कि डाइवर्जन। दूसरा ये कि देखिए, ये जो बिल है वो अपने आप में इसलिए जल्दबाजी में तो लाया गया है, और दूसरी बात है कि उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी इतने कानून हैं जिसके तहत आप जो करप्शन के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और दूसरी बात, उसका जो एक उसमें जो सबसे बड़ी कमजोरी वो ये है कि आप सिर्फ जो है आरोप के आधार पर ही किसी जो है मंत्री को या मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को फोर्स कर सकते हैं कि वो त्यागपत्र दे या उसको हटा सकते हैं 30 दिन के बाद ये है। तो जब तक कि वो प्रूव नहीं होता है तो किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अनलेस प्रूव गिल्टी, तो आप उसको उसके पूरे के पूरे उसके करियर से को छीन लेते हैं। और मॉरल प्रेशर होता है, वो अगर शैक्षिक रूप से उसको तो वैसे त्यागपत्र देना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे देश में आजकल हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ये सिर्फ एक मैसेजिंग करने के लिए मुझे लगता है उसने कोशिश करी है कि हम जो है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे मंत्रियों का भी नहीं। लेकिन जबकि उन्हीं की ही सरकार के साथ जितने भी आप गठबंधन के साथ महाराष्ट्र ले लीजिए, असम की सरकार ले लीजिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जो है लगातार विश्वकर्मा के खिलाफ बहुत से मामले हैं भ्रष्टाचार के, जो पूरी तरीके से जो अजीत पवार है, अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा था कि किस तरह से वो जो है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, उसके बाद उनको जो है वहाँ पे वो मुख्यमंत्री बना दिया गया भाजपा अलायंस की जो सरकार महाराष्ट्र में बनी। तो देखिए, दांत जो कहते हैं ना, कहावत है कि खाने के दांत अलग दिखाने के अलग, वही वाली बात मुझे लगती सरकार की है। और सिर्फ सरकार जो है एक डाइवर्सिटी जो है इसको कहीं न कहीं जो है बहस जो है उसकी दिशा बदल जाए, इसलिए करना चाहिए। कि इंटेंशन इतना है नहीं कि वो मैसेजिंग देना चाह रही, कि वो चाहती है कि तमाम राजनेता जो हैं पॉलिटिशियन को क्लीन हो, करप्ट ना हो, लेकिन हम आज से नहीं पिछले 15 साल से देख रहे हैं। ठीक है पीयूष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी का आज नामांकन और इसके साथ ही विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार हैं रेड्डी, और इंडिया गठबंधन ने सर्वसम्मति से स्वीकार। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन भरेंगे और इसके साथ ही विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं रेड्डी। और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहाँ बी सुदर्शन रेड्डी का आज नामांकन अपना भरेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहाँ इंडिया गठबंधन द्वारा अपने उम्मीदवार रेड्डी को बता दें कि आज नामांकन भरा जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, और इसके साथ ही आज वो अपना नामांकन भरेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां बता दें कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन भरेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, और लगातार उपराष्ट्रपति पद को लेकर हलचल मचती हुई नजर आई। और इसके साथ ही बता दें कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन भरेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन भरेंगे।
इसी खबर पे रुक करेंगे बीजेपी प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी का। रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। रत्नेश जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने उपराष्ट्रपति पद सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार रखा गया है, आपको इस सुदर्शन रेड्डी जिस तरह से अपने उम्मीदवार उनको रखा गया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ पर सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी गठबंधनों को लड़ने का अधिकार है। वी सुदर्शन रेड्डी जी अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। अब ये तो सांसदों का दल निर्धारित करेगा कि बहुमत किसके हाथ में जाता है और किसका राष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है। लेकिन सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी जनता जानती है कि एनडीए को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है और हमारा ही प्रत्याशी जो है वो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। अब किसी को चुनाव लड़ने से तो नहीं रोका जा सकता ना। अगर वो हारने के लिए लड़ रहे हैं, अलग बात है, लड़ते रहें, लेकिन एनडीए का ही प्रत्याशी उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव जीतेगा। रत्नेश जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से आप दावे के साथ कह रहे हैं कि एनडीए का ही उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेगा, और कहीं ना कहीं जब विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव में धांधली की गई है और चीजें खराब हैं, और जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से अगर एनडीए का ही उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति चुन जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से आरोप और बयानबाजी देखने को मिलेगी? रत्नेश जी, हेलो। रत्नेश जी, जिस तरह से आपने अभी दावा किया कि एनडीए के ही उम्मीदवार इसमें जीतेंगे और वही उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर ये हो जाता है और विपक्ष की ओर से हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली की जाती है, क्या लगता है कि एक बार फिर से अगर ये बात, आपका दावा सच हो जाता है तो बयानबाजी और आरोप देखने को मिलेंगे? देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाता है वही चुनाव जीतता है। और चूंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही मतदान किया जाता है, तो अगर आप देखें तो आधे से ज्यादा सदस्य लोकसभा में है और लगभग 120 के आसपास सदस्य एनडीए गठबंधन के राज्यसभा में है। तो हमारा तो बहुमत पहले से ही है। ठीक है रत्नेश जी, और जब हमारे पास बहुमत है तो हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा ना। हमारे साथ इसी चर्चा पे चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता भी भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। भूपेंद्र जी, जिस तरह से सुदर्शन रेड्डी को आप लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या लगता है कि क्या देखने को मिलेगा? देखिए, अब ये तो जो है चुनाव में इसमें क्योंकि संसद सदस्यों की वोट डलती है और इसमें जो है कोई व्हिप जारी नहीं होती है, तो अपनी आत्मा की आवाज पर लोग वोट डालते हैं। इसका परिणाम जो है जस्टिस साहब के पक्ष में भी आ सकता है, और अगर ये आता है, ऐसा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में होगी। ठीक है रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम की खबर से हड़कंप मच गया है। स्कूल कैंपस को कराया गया है खाली। द्वारका सेक्टर 5 समेत 5 स्कूलों को धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पे मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के स्कूलों को पिछले लगातार 3 दिनों से मिल रही बम से उड़ाने की धमकियों ने पुलिस की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। चुनौती आ गई है। आज फिर दिल्ली में करीब 5 स्कूलों को धमकी मिली है और इसके साथ ही ईमेल के जरिए से ये धमकी मिली है। पुलिस अन्य एजेंसी स्कूलों में पहुंचकर तलाशी ले रही है और बता दें कि यह धमकी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 और प्रसाद नगर समेत 5 स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल भेजे गए हैं। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और दमकल विभाग मौके पर मौजूद हैं और अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां एक बार फिर से लगातार पिछले 3 दिनों से स्कूलों को बम से उड़ाने के ईमेल, मैसेज और इसके साथ ही बता दें कि एक बार फिर से आज द्वारका सेक्टर 5 और इसके साथ ही बता दें कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली गई है। और इसके साथ ही अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद है और अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। इसी खबर पे रुक करेंगे पूर्व डीसीपी एल एन राव जी का। एल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। एल जी, जिस तरह से लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, ईमेल भरे मैसेज भेजे जाते हैं, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा पे और प्रशासन पे बड़ा सवाल खड़ा करती है। डेफिनेटली मैम, इट्स वेरी सीरियस मैटर बिकॉज बार बार स्कूलों में उड़ाने की धमकी देते हैं और कुछ मिलता भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एन हैरेसमेंट टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज टू द पुलिस and other students are so frightened also in the school. So ये बहुत ही एक सीरियस मामला है and I think that should be taken care of by the
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इसको जल्द से जल्द सोल्व किया जाए, सो दैट द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग ऑल दिस इलीगल एक्ट दे मे बी एप्रीहेंडेड एंड उनको एज पर लॉ उनको पनिशमेंट मिले, ताकि दूसरे लोगों को हिम्मत ना हो ऐसा कुछ करने की। तो इट्स रियली सीरियस मैटर। एवरी डे वी आर listening that in this school or that school, it's a damage to the precious time of the students, teachers, and the school administration and all. And also, unnecessary efforts are being made by the police, because we cannot take the police cannot take and life so lightly. So राव जी, जिस तरह से लगातार ये ईमेल भरे मैसेज मिल रहे हैं, अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों में भेजते हैं, और अब ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है। और लगातार ये बम की धमकी आज से नहीं मिल रही, आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मिली है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है कि लगातार ये धमकियां मिल रही हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है ये। बिल्कुल, ऐसे में पीछे भी कई बार ऐसी धमकियां मिली है, तो पकड़े भी गए हैं। और मोस्टली ऐसे केसेज में स्कूल में जो धमकी दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं। उनका क्या मोटिव होता है वो उनको अलग अलग धमकी देने वालों को मालूम होगा। लेकिन पहले जो पकड़े गए थे वो उन्होंने स्कूल में धमकी दी थी। काफी स्कूलों में एक बार ऐसी धमकी मिली थी। उन्होंने कहा था कि सब तो प्रैंक कॉल कर रहे थे और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को हरास करने के लिए किया था। दैट वाज द आउटकम ऑफ देयर इंटरोगेशन। ठीक है राव जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज एटा और अलीगढ़ का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही मलावन में सीमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। 800 करोड़ की लागत से बनी है फैक्ट्री और निर्माण से करीब 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। दोपहर 1 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल्याण सिंह के पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी खबर है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एटा का और अलीगढ़ का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है, लोकार्पण और सौगात मिलने जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था और तैयारियां की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज एटा और अलीगढ़ का दौरा है। और इसके साथ ही बता दें कि दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इंतजाम किए गए हैं, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। और इसके साथ ही निर्माण से करीब 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके साथ ही बता दें कि रफ्तार विकास को अब और ज्यादा मिलती हुई नजर आएगी। सो की बड़ी खबर है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज एटा और अलीगढ़ का दौरा है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां आज से विदेश प्रवास पर सीएम शाह और इसके साथ ही रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम। दिल्ली से जाएंगे जापान, दक्षिण कोरिया। प्रदेश की नई उद्योग नीति को लेकर दौरा है ये। निवेश के लिए उद्यमी को करेंगे आमंत्रित। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम साय दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं से दिल्ली से विदेश दौरे के लिए रवाना होंगे। और बता दें कि उनकी ये यात्रा 10 दिनों की होगी और बताया जा रहा है कि उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। और इस यात्रा में सीएम साय जापान और दक्षिण कोरिया जाएंगे। जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं। और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी। शेखपुरा से तेजस्वी संभालेंगे कमान। और इसके साथ ही बता दें कि राहुल गांधी जुड़ेंगे और राहुल तेजस्वी का साथ देने पहुंचेंगे अखिलेश यादव। बिहार वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ेंगे अखिलेश यादव। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जनता जवाब देगी। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि वोट चोरी को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि राहुल गांधी द्वारा यात्रा की जा रही है जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता जागरूक जनता है और वो अपने अधिकार को जानते हैं। जिस प्रकार से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार की जनता जागरूक जनता है और अपने अधिकार को वो जानते हैं। और जिस हिसाब से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद जो है मिल रहा है। और ये ऐतिहासिक यात्रा जो है हो रहा है। भाजपा के लोग
चुनाव आयोग के लोगों का पर्दाफाश हुआ है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब मौजूदा सरकार को देगी। सर, नीतीश जी आज पहली बार मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं काफी समय के बाद, क्या लगता है कुछ असर होगा? देखिए, वो कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जो है एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है। गरीबी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का पलायन, बिहार में कोई निवेश नहीं, कारखाना नहीं, कोई शुगर। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बता दें कि गैरसैंण के दौरे पर सीएम धामी और मॉर्निंग वॉक के दौरान बनाई गई चाय और चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पे पी चाय। स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की गई। सरकारी योजना का लोगों से फीडबैक भी लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से फीडबैक लिया, लोगों से बातचीत करी और इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लोगों से फीडबैक लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गैरसैंण के दौरे पर सीएम धामी और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने मॉर्निंग वॉक के दौरान चाय पी और इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से योजनाओं को लेकर, उनके लाभ को लेकर चर्चा और जानकारी और फीडबैक भी लिया। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर हैं और इसके साथ ही इस दौरान अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने चाय पी और इसके साथ ही बता दें कि लोगों से योजनाओं के बारे में, योजनाओं के लाभ के बारे में बात किया और उनसे जानकारी और फीडबैक लिया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अहमदाबाद में